नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए अतीत के पन्नों से एक अपराध की कहानी लेकर आए हैं। इजिप्ट एक ऐसा देश है जिसके अतीत में अनेक राज छुपे हुए हैं। इजिप्ट के रहस्यमयी किस्से कहानियों के बारे में हम बचपन से सुनते हुए आए हैं। ऐसा माना जाता है कि इजिप्ट शब्द अजपति शब्द का अपभ्रंश है। महाराज अज भगवान श्री राम के पूर्वज थे। मिस्र में कई सूर्य मंदिरों की उपस्थिति इस तथ्य को मजबूती प्रदान करती है। इस देश में अनेक ताकतवर शासक आए। 69 बीसी में एक ऐसे ही रहस्यमयी शासक का जन्म हुआ जिसकी चर्चा आज भी चारों ओर होती है। इतिहास के पन्ने पलटने पर हमें कई रानियों और राजकुमारियों के बारे में जानकारियां मिलती हैं जो अपनी सुंदर छवि के लिए दुनिया भर में मशहूर थीं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसी भी रानी थी जो गधियों के दूध से नहाती थी। इसके लिए वे हर रोज 700 गधियों का दूध मंगाया करती थी। इस रानी को न सिर्फ उनकी सुंदरता के लिए जाना जाता था बल्कि उनका जीवन भी काफी रहस्यमय रहा था। दरअसल हम मिस्र की राजकुमारी क्लियोपेट्रा के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियोपेट्रा को सुंदरता की देवी भी कहा जाता है। सुंदरता के साथ साथ क्लियोपेट्रा का जीवन काफी रहस्यमय था जो आज भी खोजकर्ताओं को उनकी ओर आकर्षित करता है। इतिहास के मुताबिक क्लियोपेट्रा जितनी सुंदर थी उससे कहीं ज्यादा चतुर और षड्यंत्रकारी भी थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो क्लियोपेट्रा को आत्महत्या करनी पड़ी? आइए जानते हैं विश्व की रहस्यमयी शासक क्लियोपेट्रा की पूरी कहानी। क्लियोपेट्रा का जन्म 69 बीसी में टॉलेमी वंश में हुआ था। इनके पूर्वज सिकंदर के खास समर्थक और सेना में उच्च पद पर थे। इनके पिता टॉलेमी 12 और माता क्लियोपेट्रा 5 थी। ये प्राचीन मिस्र पर शासन करने वाली अंतिम मिस्री फराहो थीं जो यूनान के निवासी थे। ग्रीक माइथोलॉजी में क्लियोपेट्रा का अर्थ होता है हर फादर्स फेम, ग्लोरी ऑफ हर फादर। क्लियोपेट्रा के पिता इजिप्ट के शासक थे और उनकी माँ उनकी सह शासक। उनकी माँ की मृत्यु के बाद इनके पिता ने क्लियोपेट्रा को सह शासक बना दिया। इस वक्त क्लियोपेट्रा की उम्र 14 वर्ष थी। वे अपने पिता के नेतृत्व में 4 साल सह शासक रहीं। यही वह समय था जब उन्होंने ढेर सारे अनुभव हासिल किए। जिस समय क्लियोपेट्रा के पिता की युद्ध करते हुए मृत्यु हुई उस वक्त वे मात्र 18 साल की थी। वसीयत के अनुसार क्लियोपेट्रा और उनके भाई टॉलेमी 13 डियोनिसिस को संयुक्त रूप से राज्य प्राप्त हुआ। उसके बाद टॉलेमी 13 और क्लियोपेट्रा ने आपस में शादी कर ली। इनके माता पिता भी आपस में भाई बहन ही थे। टॉलेमी वंश में यह प्रथा बहुत आम थी। क्लियोपेट्रा अपने वंश की पहली शासक थी जिसने इजिप्शियन भाषा को बोलना और पढ़ना सीखा। टॉलेमी अपने शासन काल के समय मिस्र में ग्रीक की भाषा का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने प्राचीन मिस्र की भाषा को अपनाने से मना कर दिया था, परंतु क्लियोपेट्रा ने मिस्र की भाषा को बोलना सीखा और उसने राजकाज में भी मिस्र की भाषा का इस्तेमाल किया। इनको न सिर्फ इजिप्शियन और ग्रीक बल्कि कई भाषाओं का ज्ञान था जैसे अरबिक, सीरियन, हेब्रू, इथोपिया। क्लियोपेट्रा अपने आप को मिस्र की देवी आइसिस का पूर्ण अवतार मानती थी। यह बहुत ही महत्वाकांक्षी थी, किसी भी हालात में अपने ताज को नहीं छोड़ना चाहती थी। क्लियोपेट्रा के भाई को यह मंजूर नहीं था, इसलिए वह क्लियोपेट्रा के खिलाफ उनके भाई यानी कि उनके पति टॉलेमी 13 ने विद्रोह कर दिया। न केवल टॉलेमी 13 बल्कि राज्य के अनेक लोगों को भी क्लियोपेट्रा की अधीनता मंजूर नहीं थी। इसलिए क्लियोपेट्रा ने टॉलेमी 13 को मारने का षड्यंत्र रचा। इन सभी कारणों के चलते क्लियोपेट्रा को अपने ही राज्य से भागना पड़ा और वह भागते हुए सीरिया पहुंची। मिस्र की राजगद्दी को दोबारा हासिल करने के लिए क्लियोपेट्रा ने रोम के शासक जूलियस सीजर को अपने रूपजाल में फंसाने की चाल चली और उनकी यह चाल कामयाब भी रही। सीजर ने उनकी मदद करने के लिए तुरंत हामी भर दी। सीजर ने मिस्र पर हमला बोला और टॉलेमी 13 को मारकर क्लियोपेट्रा को मिस्र के राज सिंहासन पर बिठाया। इस समय इजिप्ट में अकाल पड़ा था और जल की मात्रा बेहद कम हो गई, जिसका हल क्लियोपेट्रा ने बहुत ही समझदारी के साथ निकालकर जन समर्थन हासिल किया। वह बहुत बुद्धिमान थी। उन्होंने सौंदर्य प्रसाधन, सुगंध और चिकित्सा उपचार पर कई किताबें भी लिखी, जिसमें कॉस्मेटिक्स नाम की पुस्तक काफी प्रसिद्ध है। उन्होंने परफ्यूम बनाने की कई विधियां मुजबन याद की हुई थी। उनके स्पा सौंदर्य कक्ष बेहद आलीशान होते थे। वे रोमन और इजिप्ट शैली के डिजाइन के कपड़ों को एक साथ सिलवाकर पहनती थी। वे देवी आइसिस की तरह तैयार होती और खुद को देवी आइसिस का पूर्ण अवतार मानती थी। कुछ समय बाद उनके राजपाट में फिर से अनबन शुरू हो गई। क्लियोपेट्रा ने अपने 10 वर्षीय छोटे भाई टॉलेमी 14 को जहर देकर मार दिया और उनकी बहन अर्सिनो को भी मार्क एंटनी के लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। मार्क एंटनी सीजर का सेनापति था। इसके बाद वह रोम में जाकर सीजर के साथ रहने लगी। उस समय सीजर की उम्र 52 वर्ष थी और वहीं क्लियोपेट्रा 21 वर्ष की थी। क्लियोपेट्रा सीजर का एक बेटा हुआ जिसका नाम सिजेरियन रखा। रोम के लोगों और ऑक्टेवियन को यह संबंध पसंद नहीं आया और न ही वे सिजेरियन को सीजर का वारिस मानते थे। ऑक्टेवियन सीजर की पहली पत्नी का बेटा था। सीजर ऑक्टेवियन के सौतेले पिता थे। रोम के अंदर सीजर के खिलाफ षड्यंत्र रचे गए, जिसमें 15 मार्च 44 बीसी को पोम्पे के थिएटर में सीनेट की बैठक में उन्हें फादर ऑफ कंट्री से नवाजा गया। जिस समय सीनेट की बैठक चल रही थी उसी समय षड्यंत्रकारी सीजर पर टूट पड़े और राज दरबार में ही एक व्यक्ति ने उनके गले का कपड़ा खींच लिया, दूसरे ने गर्दन दबोच ली और फिर कई लोगों ने उन पर चाकू से हमला किया और डर के मारे उनके राज दरबारी बिल्कुल चुप बैठे रहे और दुश्मनों का विरोध नहीं किया। इस प्रकार 23 जख्मों के चलते सीजर ने वहीं दम तोड़ दिया। सीजर पर 23 बार चाकू से वार किया गया था। सीजर की हत्या के बाद क्लियोपेट्रा अकेली हो गई। सीजर के जाने के बाद क्लियोपेट्रा ने बहुत ही सावधानी से सीजर के एक सेना नायक मार्क एंटनी को चुना। मार्क एंटनी को उस समय रोम में बेहद शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता था। 32 बीसी में इन दोनों ने शादी कर ली। मार्क एंटनी से क्लियोपेट्रा को 3 बच्चे हुए।
इन दोनों ने एक साथ कई युद्ध किए और अपने राज्य का विस्तार किया। ऑक्टेवियन, जो जूलियस सीजर का सौतेला बेटा था, वह मार्क एंटनी की पहली पत्नी का भाई भी था। ऑक्टेवियन रोम का राज्य चाहता था, इसलिए उसने सीजर और क्लियोपेट्रा के बेटे सिजेरियन को भी कत्ल करवा दिया। इधर रोम के लोग मिस्र की बढ़ती हुई ताकत से परेशान थे और किसी भी हालात में मिस्र की ही एक औरत क्लियोपेट्रा को एंटनी की पत्नी बनते हुए देखना उनके लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा था। इसलिए फिर से साजिशें रची गईं। 34 BC में ऑक्टेवियन ने मार्क एंटनी के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। ऑक्टेवियन ने इजिप्ट पर भी आक्रमण कर दिया। ऑक्टेवियन का मानना था कि मार्क एंटनी ने उसकी बहन के साथ शादीशुदा होते हुए भी क्लियोपेट्रा से शादी की और मार्क एंटनी क्लियोपेट्रा और सीजर के बेटे सिजेरियन को रोम का राज्य दिलवाने में मदद भी करनी चाहिए, जिस वजह से ऑक्टेवियन मार्क एंटनी को रास्ते से हटाना चाहता था। ऑक्टेवियन ने युद्ध के दौरान मार्क एंटनी को झूठ बोला कि क्लियोपेट्रा अब नहीं रही, जबकि सच यह नहीं था। इस बात को सुनते ही मार्क एंटनी सदमे में आ गया और अपनी ही तलवार पर गिरकर मर गया। सीजर के बाद ऑक्टेवियन ने रोम की गद्दी संभाली। ऑक्टेवियन बेहद चतुर था, उसे फंसाना क्लियोपेट्रा के लिए संभव नहीं हुआ। ऐसा कहा जाता है कि ऑक्टेवियन ने भयानक डंक वाले सर्प से क्लियोपेट्रा की हत्या भी करवा दी। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि क्लियोपेट्रा ने आत्महत्या की। कहा जाता है जब ऑक्टेवियन की फौजें अलेक्जेंड्रिया में प्रवेश कर चुकी थीं, तो क्लियोपेट्रा ने ऑक्टेवियन के नाम एक संदेश भिजवाया और कहा कि मैं मार्क एंटनी के साथ ही अपनी आखिरी नींद सोना चाहती हूँ। इस संदेश के मिलते ही ऑक्टेवियन के सैनिक दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 30 अगस्त को क्लियोपेट्रा ने दूध से स्नान किया, सोने के आभूषण पहने और मदर गॉडेस आइसिस की तरह तैयार हुई। इसके बाद उन्होंने एक अस्प सर्प यानी इजिप्शियन कोबरा को अपनी पेटी से निकाला और उसके साथ खेलते हुए अपने बाएं ब्रेस्ट पर खुद को कटवा लिया। जब तक रोमन सैनिक वहां पहुंचे तब तक क्लियोपेट्रा की मौत हो चुकी थी। उन्होंने उनकी दासी कैम्ब्रियन से पूछा, तो क्या ये महारानी ने स्वयं किया है? तब वह दासी जवाब देती है कि हाँ बिल्कुल, और उन्होंने ये बहुत अच्छे से किया। इस प्रकार कहकर कैम्ब्रियन भी गिर पड़ती है, क्योंकि उसने भी उसकी साथी विषपान कर लिया था। जिस अनिंद सुंदरी की देह की लालसा अनेक शासकों में रही, उसे अंत में एक विषधर ने मौत का चुंबन दिया। इस तरह 30 ईसा पूर्व क्लियोपेट्रा इस दुनिया को छोड़कर चली गई और मिस्र पर रोमनों का अधिकार हो गया। क्लियोपेट्रा मिस्र पर शासन करने वाली अंतिम फराह थी। हालांकि वह अफ्रीकी, कॉकेशियस या यूनानी थी, यह अभी तक रहस्य ही बना हुआ है और इस पर आज भी शोध जारी है। क्लियोपेट्रा की मौत महज 39 वर्ष की आयु में हो गई, लेकिन उसकी मौत कैसे हुई यह आज भी रहस्य है। वास्तव में क्या सच है इसे दावे के साथ नहीं बताया जा सकता है। आज भी इतिहासकार उनके ऊपर लगातार शोध कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी क्लियोपेट्रा की कहानी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक करना न भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।